दूसरा नाटक है अंधेर नगरी। ये नाटक भी भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है। प्रहसन शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन समय की सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उनसे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। प्रहसन मतलब एक कॉमेडी नाटक है, ठीक है। कॉमेडी नाटक के जरिए ही एक व्यंग किया गया कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, वहाँ के जो राजा हैं वो कैसे हैं, ठीक है, वो बताया गया है इसके अंदर। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी भूमिका क्या है। यह नाटक भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया और उसी दिन दशाश्वमेध घाट पर खेला भी गया। जिस दिन रचा गया उसी दिन उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत भी किया गया। कहा यह भी जाता है कि भारतेंदु ने एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए नाटक रचा था। मतलब क्या है, जमींदार जो उस अंधेर नगरी के राजा की तरह था, उसको दिखाने के लिए, उसकी आंखें खोलने के लिए नाटक बनाया था। भारतेंदु ने इसे प्रहसन कहा है, ये कॉमेडी है। अब इसकी विषय वस्तु सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया गया। उस समय जो व्यवस्था चल रही थी, तात्कालिक का मतलब जो उसी समय चल रही थी, जिस समय रचा गया उस समय, उसको बोलते थे तात्कालिक। व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया गया है। नाटक में शासन की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियों एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान इंगित किया गया है। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी एवं समझदार बनने की नसीहत दी गई है। मतलब लालच में आकर अपनी आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए। मतलब हमें दिख रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है तो उसमें अपनी दिमाग लगाना चाहिए, कितना फ़ायदा हो रहा है तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, वो सोचना चाहिए। तो लालच में अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, ये बताया गया इस नाटक के अंदर। नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत और नीति वचन रखे हैं। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर पारसी थिएटर का थोड़ा प्रभाव है। मतलब इस नाटक के ऊपर पारसी थिएटर का प्रभाव भी दिखाई देता है। अब से प्रमुख पात्र कौन कौन है। महंत जो एक साधु है। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है, लालची है, रुक जाता है। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है, वो अपने गुरु के साथ चला जाता है। कबाब वाला कबाब विक्रेता है। घासीराम चना बेचने वाला है। नारंगी वाला नारंगी बेचने वाला है। हलवाई मिठाई बेचने वाला है। कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली है। मुगल मेवे और फल बेचने वाला है। पाचक वाला चूरन विक्रेता है। मछली वाली मछली बेचने वाली है। जात वाला जाति बेचने वाला है। राजा चौपट राजा, उसमें कोई बुद्धि अकल नहीं है। मंत्री चौपट राजा का मंत्री है। 2 नौकर राजा के 2 नौकर है। फरियादी राजा से न्याय मांगने वाला। कल्लू बनिया जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मर गई। कारीगर कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला। चूने वाला दीवार के लिए मसाला तैयार करने वाला। भीष्टी दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला, भीष्टी जो पानी डालता है। कसाई भीष्टी के लिए मशक बनाने वाला जिसमें पानी डाला जाता है। गडेरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला। 4 सिपाही, ये राजा के सिपाही हैं। कोतवाल है, माली है, बनिया है, ये सारे करैक्टर हैं इसके। अब विशेष क्या है, यह नाटक सदैव प्रासंगिक है, मतलब हमेशा है, क्योंकि अन्याय, भ्रष्टता, विवेक शून्यता, मनमानापन अब भी कायम है। अभी भी कई लोग ऐसे ही है, हमारे नेता पुलिस सब ऐसी है, उनको समझ में नहीं आता या वो समझने का प्रयास ही नहीं करते। जहाँ जहाँ ज़्यादा दिखाई देता है, जहाँ फ़ायदा दिखाई देता है उसी ओर चले जाते हैं। जहाँ भीड़ है भीड़ सही है, ठीक है। तो यही चीज़ें आज भी हैं। नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह है। अन्य भाषाओं में से शब्द लेने इसमें भारतेंदु ने कोई परहेज नहीं किया, दूसरी भाषाओं के शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं। यह आज भी सर्वाधिक खेले जाने वाले नाटकों में से एक। अंधेर नगरी आज भी पॉपुलर है। आज में कथासार क्या है, यानी कि इसकी समरी देखें। पहला अंक ब्रह्म प्रांत है। इसमें महंत नारायण दास एवं गोवर्धन दास प्रस्तुत होते हैं। महंत भिक्षा मांगने के क्रम में अपने दोनों शिष्यों को अधिक लोभ ना करने का उपदेश देता है। मतलब भिक्षा मांगने जाओ लेकिन ज़्यादा लोभ ना करना, जो थोड़ा बहुत मिले वही लेकर आ जाना। दूसरा अंक बाजार का है। बाजार के इस दृश्य में कबाब वाला, नारंगी वाला, घासीराम चने वाला, हलवाई, कुजड़िन सब्जी वाली, मुगल मेवा वाला, पाचक वाला, मछली वाला, साहित्य वाला, साहित्य मतलब साहित्य जो साहित्य बताता, ब्राह्मण पंडित साहित्य वाला है, बनिया जैसे पात्र आते हैं और अपना अपना सौदा बेचते हैं। इस अंक में ही भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की कमी को कुजड़िन के माध्यम से कहलवाया है। हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बेर, मतलब मेवा बना दिया। मेवा मतलब जो है ना, वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो अपने खरबूजे को और बेर को ड्राई फ्रूट बता रही है कुजड़िन जो है। वहीं ब्राह्मण का अपनी जात बेचना, धर्म और कर्म से विहीन हो जाना दर्शाया है। पाचक वाले के द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर होता है। क्या कहता है, साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता, मतलब चूरन खा के सारी रिश्वत को हजम कर लेते हैं। तीसरा अंक जो है वो जंगल का है। गोवर्धन दास 7 पैसे में खरीदी हुई 3.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी से मिलता है। तो वे पूछ बैठते हैं, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई
गोवर्धन दास टकेसेर वाली दास्तान सुनाता है, जिसे सुन गुरुजी को नगर के बारे में आशंका होती है और वे अंधेर नगरी छोड़कर चलने को कहते हैं, पर गोवर्धन दास लालच में पड़कर उनके साथ नहीं जाता। फिर है चौथा अंक, राजसभा का है। इस अंक में पिनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया, कारीगर चूने वाले, भीष्टी, गडेरिया को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है, क्योंकि अंतोगत्वा उसकी सवारी निकलने के कारण ही बकरी दबकर मर गई थी। वह नाटक का सबसे रोचक अंक है। फिर है पांचवा अंक, अरण्य। अरण्य मतलब जंगल होता है। इस अंक में गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास प्यादों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और तमाम फरियादियों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। छठा अंक है शमशान का। जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने को होता है, गुरु और नारायण दास आ जाते हैं। महंत अपनी चतुर बुद्धि द्वारा बैकुंठ जाने की बात कहकर सबको फांसी के चढ़ने के लिए उद्वेलित कर देता है कि इस समय जो भी मरेगा वो सीधा बैकुंठ स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग का राजा बनेगा। तो सभी फांसी पर चढ़ने के तैयार हो जाते हैं। अंत में राजा स्वयं फांसी चढ़े। तो इसमें नोट करने बाद योग्य बात क्या है, इस प्रहसन में कुल 28 पात्र हैं, टोटल 28 पात्र इसके अंदर दिए गए हैं। प्रमुख उद्धरण क्या क्या है इसके अंदर। प्रथम अंग में राम भजो राम भजो राम भजो भाई, महंत जी गाते हुए आते ही है। द्वितीय अंक बाजार का है, जात ले जात टके शेर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, वे धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके शेर। ये ब्राह्मण का डायलॉग था। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, ये गोवर्धन दास जाके बताता है अपने गुरु को। तृतीय अंक जो है जंगल में है, वहाँ की लाइनें क्या हैं, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू ना कीचे वास। महंत जी बता अपने शिष्य को कहते हैं जहाँ पर गधे घोड़े सब एक समान हो, कपूर और कपास एक जैसी हो, कपूर मतलब जो जलाने के काम आती है और कपास रुई होती है, सब एक जैसे हो, तो ऐसे कुदेश के अंदर वास नहीं करना चाहिए, सही नहीं है। ये महंत जी अपने शिष्य को समझाते हैं इसमें। चौथे अंक की लाइन है, चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी नहीं हो। मतलब राजा फरियादी से कहता है कि तुम्हें हम न्याय देंगे, तो हम तो ऐसा न्याय कर देंगे जो यमराज भी नहीं कर सकते। पांचवें अंक में वैश्या जोरू एक समाना, अंधाधुन मचियो सब देश मानहु राजा रहत विदेशा। मतलब यहाँ पर वैश्या और जोरू को भी एक समान माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ अंधाधुन मचा हुआ है, जो काम हो रहा आंख बंद करके चल रहे सब। छठे अंक शमशान का है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नाही नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आपूह न से जैसे चौपट राज। तो जहाँ धर्म बुद्धि नहीं रहते, जहाँ सज्जन व्यक्ति नहीं होते, तो अपना नाश एक दिन स्वयं ही कर लेते हैं, जैसे राजा लास्ट में खुद ही फांसी चढ़ जाता है।